हेलो गाइस, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग की थ्योरी। ये एक फुल फ्लेज वीडियो बनाऊंगी मैं यहाँ। अगर कोशिश मतलब ज़रूरत पड़ी तो दूसरी बनेगी, वरना इसी में टॉपिक कवर हो जाएगा। फुल चैप्टर में जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है थ्योरी बेसिस पे वो हम इसमें कवर अप करेंगे। और बहुत ईजी लिख रखी है थ्योरी, इसी वजह से मैं इस पर मैंने सेपरेट वीडियोज़ भी बना रखी हैं। वो किसी ने मांगी थी, उसी वजह से मुझे पहले बनानी पड़ी। अब ये इसके ऑफिशियल नोट्स हैं मेरे पास, तो इसी पे वीडियो बना रही हूँ। तो अगर आपने पहली वीडियोस देखी हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी तो आप ये वाली देख लोगे तो चल जाएगा। ठीक है जी, तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक में, वो वाले चैप्टर की ये बेसिक पूरी थ्योरी है जो जो उसमें कवर अप होता है। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट मेनली कंसर्न विद द फॉलोइंग। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है अकाउंटिंग की। ठीक है जी, इसमें मेनली कॉस्ट अकाउंटिंग में मेनली हम किन चीज़ों से कंसर्न करते हैं, कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं। देखो, फर्स्ट पॉइंट लिख रखा है कॉस्ट डिटर्मिनेशन। कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं कि कितनी कॉस्ट है। सेकंड, क्लासिफाई करते हैं कॉस्ट को, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। थर्ड, उसको कंट्रोल करते हैं। एंड फोर्थ, उसको रिडक्शन कैसे करते हैं, मतलब कॉस्ट कम से कम यूज़ हो हमारी। ठीक है जी, अब मैं दोबारा से रीड कर रही हूँ, ऊपर से देख लीजिए, आपको बेसिक समझ आ जाएगा। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट मेनली कंसर्न विद द फॉलोइंग्स। एक कॉस्ट डिटर्मिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कंट्रोलिंग ऑफ कॉस्ट एंड रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी, अगर हम इन अदर वर्ड्स देखें, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एवरी प्रोडक्ट। ये हमें क्या प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन, हर प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट पड़ी है हमें, सर्विस की कॉस्ट कितनी पड़ी है, वर्क ऑर्डर की कॉस्ट कितनी पड़ी है, और उसके प्रोसेस करने में हमें कॉस्ट कितनी लगी है। हर चीज़ की हमें कॉस्ट ये डिटरमाइन करके उसकी इन्फो प्रोवाइड करती है। ठीक है जी, मोर एवर इट डील विद द मॉनेटरी एज वेल एज मॉनेटरी इंफॉर्मेशन। ये मॉनेटरी टर्म्स और नॉन मॉनेटरी दोनों के साथ डील करती है जो कॉस्ट अकाउंटिंग है। ठीक है जी, जैसे एग्जांपल ले लो, लेबर आवर्स हो गए या मशीन आवर्स हो गए। ये हमारा एक पेज का था मीनिंग कॉस्ट अकाउंटिंग का। ठीक है जी, उसके बाद हमारा जो नीचे है वो है डिफरेंस। तो डिफरेंस में भी बेसिकली यही पॉइंट्स आएंगे जो हमने अभी तक पढ़े हैं। तो आपको आई होप ये समझ आ गया हमने क्या पढ़ा है। ठीक है जी, एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है कॉस्ट अकाउंटिंग की। इसका मेनली कंसर्न किसके साथ होता है, कॉस्ट डिटर्मिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कंट्रोलिंग, रिडक्शन। ठीक है जी, ये हमें किसकी इन्फो प्रोवाइड करते हैं, हर प्रोडक्ट की कॉस्ट की, सर्विस में कितनी कॉस्ट आई, वर्क ऑर्डर में कितनी कॉस्ट आई, प्रोसेस में कितनी कॉस्ट आई। और ये मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों के साथ ही वर्क करते हैं। ठीक है जी, अब देखो जो हमारा डिफरेंस है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, इसमें पहले हमें मीनिंग ही दे रखा है। मीनिंग जो हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा वही है। देखो, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच, ये एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है अकाउंटिंग की। ठीक है, जो कि हमें हेल्प करती है, विच हेल्प टू फाइंड आउट दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ सर्विस एंड कॉस्ट ऑफ वर्क ऑर्डर। जो कि हमें क्या फाइंड आउट करने में हेल्प करती है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, सर्विस में कितनी कॉस्ट लगी है, वर्क ऑर्डर को करने में कितनी कॉस्ट लगी है। ठीक है जी, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, देखो, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। इधर भी नो डाउट ये स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ ही अकाउंटिंग है, बट ये दैट मेनली डील विद कंपनीज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये किसके साथ डील करती है, कंपनी की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के साथ। ठीक है जी, ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग थी ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट से मतलब डील करती थी, और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से। ठीक है जी, उसके बाद सेकंड पॉइंट है नेसेसरी। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये वॉलेंटरली है। ठीक है, वॉलेंटरली होता है, अपनी मर्जी होती है हमारी कि हम चाहे इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते। ठीक है जी, बट जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है देयर इज़ नेसेसरली, ये हमारी नेसेसरी होती है, मतलब हमें करनी ही करनी होती है इसको मेंटेन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को। ठीक है, ये वॉलेंटरली है, ये नेसेसरी है। थर्ड पॉइंट है पर्पस। कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है, टू प्रोवाइड डिटेल टू मैनेजमेंट विच हेल्प इन कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोलिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस ये होता है कि मैनेजमेंट को पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करना कि कॉस्ट कितनी प्रोडक्ट लग रही, प्रोडक्ट पे कितनी कॉस्ट आ रही है, सर्विस पे कितनी आ रही है। ठीक है जी, ताकि मैनेजमेंट को क्या हेल्प मिल सके, ताकि वो कॉस्ट की रिडक्शन कर सके और कॉस्ट को कंट्रोल कर सके। ठीक है, और ऐसे फाइनेंशियल अकाउंट में देखो, टू डिटरमाइन अ फर्म प्रॉफिटेबिलिटी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से प्रॉफिट पता चलता है हमें कि हमारे कंपनी कितना प्रॉफिट गेन कर रही है, प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट होता है फाइनेंशियल अकाउंट के थ्रू। ठीक है जी, टू डिटरमाइन अ फर्म प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन। ये क्या डिटरमाइन करती है, प्रॉफिटेबिलिटी और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट है रिपोर्टिंग। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो इंटरनल रिपोर्टिंग,
मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट तैयार होती है वो सिर्फ मैनेजमेंट के पास जाती है, ठीक है, आउट ऑफ द मेंबर्स के पास नहीं जाती, जो कंपनी के बाहरले मेंबर्स हैं, ठीक है। बट जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स होती है वो उसके वेरियस यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स, जैसे उसके जो शेयर होल्डर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, वो रिपोर्ट कोई भी देख सकता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, ठीक है। ये एक्सटर्नल रिपोर्ट होती है बट इसको सबको लोग देख सकते हैं, क्रेडिटर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, और भी मेंबर्स होते हैं जो कंपनी के साथ जुड़े हुए, सब देख सकते हैं। बट जो कॉस्ट अकाउंटिंग की रिपोर्ट होती है वो सिर्फ मैनेजमेंट तक ही जाती है, ठीक है जी। देन नेक्स्ट है टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग हम अपने वैसे भी कर सकते हैं एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, मंथली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, ठीक है। बट जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो साल के एंड में ही होती है, एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर जो होता है ना 1 अप्रैल टू 31 मार्च, वो वाला, ठीक है। देन नेक्स्ट है फिगर्स। कॉस्ट अकाउंट पार्टली डील विद एक्चुअल फिगर्स एंड पार्टली विद एस्टिमेट्स। जो हमारी कॉस्ट अकाउंट है ये एक्चुअल फिगर्स और पार्टली विद एस्टिमेट्स दोनों के साथ डील करती है। बट जो फाइनेंशियल कॉस्टिंग है वो सिर्फ एक्चुअल फिगर्स के साथ डील करती है। देखो लिख रखा है कॉस्ट अकाउंट पार्टली डील विद एक्चुअल फिगर्स एंड पार्टली विद एस्टिमेट्स, ये मतलब एक्चुअल और एस्टिमेट्स दोनों के साथ डील करती है। पर जो फाइनेंशियल है वो सिर्फ एक्चुअल फिगर्स के साथ डील करती है, बाकी एस्टिमेट्स के साथ नहीं। देन वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। स्टॉक आर वैल्यूड एट कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, जो स्टॉक है वो कॉस्ट पे वैल्यूड होता है, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, स्टॉक आर वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस। स्टॉक को जब हमने वैल्यू करना होता है पहले हम उसकी कॉस्ट देखते हैं, देन मार्केट प्राइस देखते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, उन दोनों में से जो भी कम होता है उस पर स्टॉक होता है। बट कॉस्ट में सिर्फ सीधा ही वैल्यू जो उसकी कॉस्ट की पड़ती है उसी पे उसको स्टॉक को डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन। इट डील विद मॉनिटरी एज वेल एज नॉन मॉनिटरी इंफॉर्मेशन। जैसे कि हमने मीनिंग में पढ़ा था कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी दोनों के साथ डील करता है, और जो फाइनेंशियल अकाउंट है वो सिर्फ मॉनिटरी टर्म्स के साथ डील करता है, ठीक है जी। उसके बाद स्कोप है। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसका स्कोप नैरो है और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसका स्कोप वाइड है, मतलब बहुत बड़ा है, ठीक है जी। नेक्स्ट है फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। अगर हमने कॉस्ट अकाउंटिंग निकाली है तो हमारा एक सेलिंग प्राइस फिक्स हो जाएगा, ठीक है। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। अगर हमने कॉस्ट अकाउंटिंग की है मतलब कंट्रोल किया है कॉस्ट को, तो हमें एक सेलिंग प्राइस फिक्स पता चल जाएगा कि इतना प्राइस होएगा, ठीक है। और इसका फाइनेंशियल अकाउंट में क्या रोल होता है, इट डज़ नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड होती कि सेलिंग प्राइस फिक्स होएगा या नहीं होएगा। अगर ऑब्वियस ही बात है फाइनेंशियल अकाउंट तो बनना ही साल के एंड में है, पूरे साल में कितने ट्रेंड्स चेंज होएंगे, कितने प्रोडक्ट्स चेंज होएंगे, तो इसमें तो कोई रोल ही नहीं आएगा इसका, ठीक है। देन नेक्स्ट है फॉर्मेट। कॉस्ट अकाउंटिंग को बनाने के लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग हैज़ नो पर्टिकुलर फॉर्मेट, ठीक है जी। बट जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसके लिए एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एक मतलब फॉर्मेट एक सेट किया हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग को बनाने के लिए, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है एरिया ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। जो ये होता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें हमारा जो एरिया है प्रॉफिटेबिलिटी का वो जॉब वाइज या प्रोडक्ट वाइज होता है, ठीक है, कि जॉब कितनी है, पर्सन्स कितनी है, उनके अकॉर्डिंग प्रॉफिट होता है, ठीक है। बट जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो पूरे ईयर की होती है, और उसमें मतलब क्योंकि ये वाली मंथली होती है ना, जॉब वाइज देखेंगे हम क्योंकि मंथ में सैलरी वगैरह भी देनी होती है। बट जो दूसरा होता है वो ईयर वाइज होता है, तो उसमें ओवरऑल प्रॉफिट हमें पता चल जाता है कि हमें पूरे ईयर में कितना प्रॉफिट गेन हुआ है, ठीक है जी। और फाइनेंशियल अकाउंट ना बेसिकली होता ही प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए। इसमें हमें बेसिकली प्रॉफिट और लॉस ही पता चलता है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ठीक है जी। देन नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब इसमें नेचर में क्या क्या है, इसमें आपको सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं मेरे पास जो मैंने आपको करवाने हैं। फर्स्ट देखो, पहले मैं आपको हेडिंग से समझा रही हूँ। एक है ब्रांच ऑफ नॉलेज, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग जब हम अप्लाई करते हैं उसमें हमें बहुत सारी नॉलेज प्रोवाइड होती है, ठीक है। ब्रांच ऑफ नॉलेज, सिंपल मेरी वर्डिंग में बता रही हूँ, ब्रांच ऑफ नॉलेज प्रोवाइड होती है। सेकंड है इट इज़ अ साइंस, ये एक साइंस है, इसको हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट है इसका एक आर्ट है, ये एक तरह का आर्ट है, ये भी हर कोई नहीं कर सकता। कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ अ प्रोफेशन, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स हैं आपको मतलब हेडिंग से याद करने के। अब हम रीड करेंगे आगे, ठीक है। हम जहाँ से रीड कर रहे थे, फर्स्ट है ब्रांच ऑफ नॉलेज। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच, जो हमने मीनिंग में पढ़ा था स्पेशलाइज्ड ब्रांच, वही लाइन दोबारा रिपीट हो रही है, कितनी बार आ चुकी है देखो। कॉस्ट अकाउंट इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इन्वॉल्व्ड रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, रिपोर्टिंग, controlling the various cost which varies from industry to industry, but it is a full of knowledge,
ठीक है जी। ये एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है अकाउंटिंग की, जिसमें हमें क्या क्या इन्वॉल्व है, रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाइंग करना, रिपोर्ट करना, कंट्रोल करना, ऐसी वेरियस कास्ट इसमें इन्वॉल्व हैं जो कि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री चलती रहती हैं। ठीक है, और इसमें एक तरह से फुल ऑफ नॉलेज होती है कोस्ट अकाउंटिंग में। ठीक है जी। देन नेक्स्ट है इट इज़ अ साइंस। कोस्ट अकाउंटिंग इज़ अ साइंस एट इट गिव्स बॉडी ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज। इससे हमें बहुत सारी सिस्टमैटिक नॉलेज मिलती हैं थ्रू वेरियस प्रिंसिपल्स, मेथड्स, टेक्निक्स लगाने से। इस पर हम बहुत सारे मेथड्स अप्लाई करते हैं कोस्ट अकाउंटिंग को फाइंड आउट करने के लिए, तभी जाके कॉस्ट ईच प्रोडक्ट की निकलती है ना। तो ये कह रही है कि एक सिस्टमैटिक नॉलेज है हमें, जो सिस्टम के थ्रू, मतलब एक फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है जी, एक साइंस है। देन नेक्स्ट है कोस्ट अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट। कोस्ट अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट फॉर अप्लाइंग प्रिंसिपल। अबे हमें ऊपर वाले पॉइंट में पता चल गया कि बहुत सारे मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, अब उनको अप्लाई करना वो एक आर्ट है। ठीक है जी। कोस्ट अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ अप्लाइंग प्रिंसिपल्स। उनको अप्लाई करना एक आर्ट है कि किस जगह पे कौन सा मेथड अप्लाई करना है, ये एक आर्ट है। ठीक है जी, वेरियस मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। दैन नेक्स्ट है कोस्ट अकाउंटिंग इज़ अ प्रोफेशन। इन द मॉडर्न वर्ल्ड कोस्ट अकाउंटिंग बिकम द इम्पॉर्टेंट आउट चैलेंजिंग प्रोफेशन। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में कोस्ट अकाउंटिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट और चैलेंजिंग प्रोफेशन बन गया है, जिसको हर कोई कहेगा कि मेरे को चाहिए। ठीक है जी। इन इंडिया ICWA इंस्टीट्यूशन ऑफ कोस्ट एंड वर्क अकाउंट, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ कोस्ट एंड वर्क अकाउंट है इन इंडिया ICWA सेपरेट बॉडी, एक सेपरेट बॉडी है जो हमें प्रोवाइड करती है डीप नॉलेज अबाउट दिस प्रोफेशन, जो कि हमें इस प्रोफेशन के रिलेटेड डीप नॉलेज प्रोवाइड करती है। जैसे हमारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही कोस्ट अकाउंटिंग के रिलेटेड ये इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एंड वर्क अकाउंट नॉलेज प्रोवाइड करती है। ठीक है जी। ये हमारे 4 पॉइंट्स थे नेचर के। ब्रांच ऑफ नॉलेज, इट इज़ अ साइंस, इट इज़ अ आर्ट, इट इज़ अ प्रोफेशन। ठीक है जी, आपको लर्न भी हो गए होंगे। देन नेक्स्ट है हमारे स्कोप फंक्शंस ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग। ठीक है जी, स्कोप फंक्शंस ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग। अब इसमें देखो पहले क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ कोस्ट। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग ऑफ कोस्ट, इट स्टार्ट विद द रिकॉर्डिंग ऑफ वेरियस कोस्ट। ये कोस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट कैसे होती है, हमें रिकॉर्डिंग करनी होती है वेरियस प्रोडक्ट्स की, मतलब इट स्टार्ट विद द रिकॉर्डिंग ऑफ वेरियस कोस्ट। हर प्रोडक्ट की कॉस्ट को हमें रिकॉर्ड करना होता है कि हमें कितने का प्रोडक्ट पड़ रहा है। ठीक है जी। इन्वॉल्व इन दी ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशन हम कर रहे होते हैं कि हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, उसी में इन्वॉल्व होता है। तो हमें ईच प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, फर्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट, सेकेंड है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को क्लासीफाई करना। इट कैन बी क्लासीफाई इंटू वेरियस कैटेगरीज, इनको हम वेरियस कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। देखो जैसे कैसे, डायरेक्ट कॉस्ट, जो डायरेक्ट कॉस्ट भी एक लगती है, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट भी लगती है, देन मटेरियल कॉस्ट भी लगती है, लेबर कॉस्ट भी लगती है, देन वो ओवरहेड कॉस्ट भी लगती है। तो काफ़ी सारी कॉस्ट लगती है। तो इन कॉस्ट को अलग अलग करना, इनको इनकी कैटेगरी में रखना। ठीक है जी, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, क्लासीफाई करना। ठीक है, देन नेक्स्ट है कॉस्ट असर्टेनमेंट। बाय यूजिंग वेरियस टूल्स वन कैन डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ सर्विस, कॉस्ट ऑफ वर्क ऑर्डर एक्सेट्रा। वेरियस टूल्स को, जो हमने ऊपर मेथड, टेक्निक्स जो भी बोल सकते हो, यूज़ करके हम इन कॉस्ट को असर्टेन मतलब डिटरमाइन कर सकते हैं। अलग अलग इनके सब हेड्स के अंदर इनको बांट सकते हैं। ठीक है जी, इससे रिलेटेड हमारी इतनी कॉस्ट हुई है, हम ऐसे सारा डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, हमने अभी तक स्कोप फंक्शन के 3 पॉइंट पढ़े हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट असर्टेनमेंट। ठीक है, रिकॉर्डिंग में हम प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड, क्लासिफिकेशन में उनके जो सब हेड्स हैं, जैसे डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं। देन कॉस्ट असर्टेनमेंट, वेरियस टूल्स को अप्लाई करके, ठीक है जी, उनको उनकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग डिटरमाइन करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल में क्या है, इट इज़ वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ कॉस्टिंग। ये एक मेन फंक्शन है कॉस्टिंग का, कॉस्ट को कंट्रोल करना एक तरह से मेन ही फंक्शन हुआ ना। इट इज़ वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ कॉस्टिंग टू कंट्रोल द कॉस्ट इनकर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज थ्रू यूज़ ऑफ वेरियस टेक्निक्स। ठीक है जी, देखो जैसे अब हम वेरियस टेक्निक्स, मेथड्स अप्लाई करेंगे किसी को कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए, ऑब्वियस बात है उसमें कॉस्ट के एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, तो हमें उनको
कंट्रोल करना है कॉस्ट को, ठीक है जी। देखो वही लग रखा है, इट इज़ द वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ कॉस्टिंग टू कंट्रोल। उसको कंट्रोल करने का मेन फंक्शन है, जो कि कॉस्ट कैसे इंकर एक्सपेंसेस कैसे इंकर होते हैं, जो हम प्रोडक्शन के लिए जो हम वेरियस टेक्निक्स यूज़ करते हैं अलग अलग, उससे हमारे एक्सपेंसेस क्रिएट होते हैं, ठीक है जी। इसमें हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को कंट्रोल करना होता है और बजटरी कंट्रोल करना होता है। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट को कम कैसे किया जाए, ठीक है जी। दिस फंक्शन विल रिड्यूस द कॉस्ट थ्रू एलिमिनेटिंग वेस्टफुल एक्टिविटीज़ विद द यूज़ ऑफ वेरियस टेक्निक्स। इस फंक्शन में हम क्या करते हैं, हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, कैसे, थ्रू एलिमिनेटिंग वेस्टफुल एक्टिविटीज़, जो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं उनको बाहर निकाल के विद द यूज़ ऑफ वेरियस टेक्निक्स को यूज़ करते हैं हम, और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को बाहर निकाल देते हैं ताकि हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो सके, ठीक है जी। देन नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट को ऑडिट कैसे करना है, देखो इट विल हेल्प द मैनेजमेंट इन डिलीशन, ठीक है। कॉस्ट को ऑडिट, ऑडिट पता समझते हो ना, चेक करना, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये हेल्प करती है मैनेजमेंट की, अगर कोई एरर है उसको डिलीट कर देना, अगर कोई फ्रॉड हो रहा है प्रोडक्शन प्रिवेंशन में तो उसको ख़त्म कर देना। इससे हमारी कॉस्ट शीट ऑडिट हो जाती है। जैसे आप बैलेंस शीट एक बार देखते हो ना कि हम कई बार सीए ऑडिट करते हैं बैलेंस शीट को, वैसे ही हम कॉस्ट को भी ऑडिट करते हैं, जिससे अगर कोई एरर वगैरह होता है तो वो निकल जाता है, ठीक है जी। अब हमने इस पेज पे 3 पॉइंट कौन से पढ़े, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट ऑडिट, तीनों कॉस्ट के, ये भी तीनों कॉस्ट की हैं। देखो पहला रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट असरटेनमेंट, ठीक है। रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, कॉस्ट असरटेनमेंट, देन कॉस्ट को कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, देन कॉस्ट ऑडिट। 6 पॉइंट्स हैं नेचर के, ठीक है जी। आई होप लर्न भी हो रहे होंगे आपको। देन नेक्स्ट है हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या थे कॉस्ट अकाउंटिंग के, ठीक है जी। टू डिटरमाइन कॉस्ट, पहले उन्होंने क्या किया करना होता था, कॉस्ट को डिटरमाइन करना होता था कि कितनी कॉस्ट लग रही है हमें ईच प्रोडक्ट पे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू फाइंड आउट असर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज, प्रोसेसेस एक्सेट्रा। मेन उनका ऑब्जेक्टिव यही होता था कि कॉस्ट को फाइंड आउट करना कि मेन कॉस्ट पड़ कितनी रही है, ठीक है जी। देन टू फिक्स दी सेलिंग प्राइस, देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता था उनका कि जो उनका एक सेलिंग प्राइस है उसको उन्होंने फिक्स कर देना है, ठीक है। इस प्राइस से ऊपर हमने ना प्रोडक्ट सेल करना है, ना इस प्राइस से कम सेल करना है, ठीक है जी। एज वी नो इट हेल्प इन फाइंडिंग आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विच अल्टीमेटली हेल्प इन सेलिंग द प्राइस, ठीक है जी। तो जो ऑब्वियस ही बात है, हमें टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी प्रोडक्ट पे कितनी पड़ रही है, तो ऑब्वियस है हम प्राइस को उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कंट्रोल कॉस्ट, कॉस्ट को कंट्रोल करना इनका एक ऑब्जेक्टिव था। मोर फोकस इज टू बी गिवन ऑन कंट्रोलिंग दी कॉस्ट, इनका ज़्यादा फोकस किस पे था कि कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करें थ्रू वेरियस टेक्निक्स या टूल्स, ठीक है। इन्होंने भी बजटरी कंट्रोल किया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को कंट्रोल किया, तो इसके थ्रू इन्होंने टेक्निक्स लगाई और काफ़ी सारे मेथड्स लगा के कॉस्ट को कंट्रोल किया, इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। कॉस्ट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ऐसे तो खर्चे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट है टू रिड्यूस कॉस्ट। अब आती है बारी कॉस्ट को रिड्यूस करने की। ये भी इनका एक उद्देश्य था कि कॉस्ट जितनी हो सके कम होए, हमारा प्रोडक्ट सबसे सस्ता होएगा तभी कस्टमर परचेज करेगा, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट कैन बी रिड्यूस बाय एलिमिनेटिंग वेस्टफुल एक्टिविटीज़। पॉइंट्स वही रिपीट हुए हैं, आपको ध्यान देना है, ठीक है जी। तो अब हमने रिड्यूस कॉस्ट भी करती, देन अब हमने रिड्यूस कॉस्ट करती, तो ये क्या करेगा, अब हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में, ठीक है जी। कॉस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग, जो भी हम अपनी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को कॉस्ट अकाउंटिंग की तैयार करके देते हैं वो उनको हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। देन नेक्स्ट है टू असर्टेन प्रॉफिट। आफ्टर ascertaining the cost of the product and its selling price, it will be easy to ascertain the profitability of the product, service, etc. आफ्टर असरटेनिंग दी कॉस्ट की प्रोडक्ट की कॉस्ट को पता करने के बाद, ठीक है जी, एंड इट्स सेलिंग प्राइस, इट विल बी इजी टू असरटेन दी प्रॉफिटेबिलिटी। उसके बाद हमने इसका एक सेलिंग प्राइस, कॉस्ट एक पता चल गई हमें प्रोडक्ट की, उसके बाद हमने उसका एक सेलिंग प्राइस डिसाइड कर लिया, ठीक है जी। अब हमारे लिए ईजी हो गया, उन दोनों को माइनस करके हम प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो असरटेन प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट को फाइंड आउट करना ईजी हो गया जब हमें कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट भी पता चल गई, उसके अकॉर्डिंग हमने उसका सेलिंग प्राइस भी रख दिया। अब इन दोनों को माइनस करके हमारा बेसिकली इजीली प्रॉफिट निकल आएगा ना, ठीक है जी। देन नेक्स्ट है टू प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड। एरर और फ्रॉड को ख़त्म करना। कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड सर्विस ऑफ कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट करेंगे जब हम हमारी कॉस्ट को
तो हम उसमें से एरर होएगा, अगर कोई फ्रॉड होएगा तो उसको बाहर एलिमिनेट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो इससे हमारी प्रिवेंट हो जाएगी, मतलब सेफ़ हो जाएगी एरर से और फ्रॉड से। ये भी उनका एक ऑब्जेक्टिव था। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं हमारे एडवांटेजेस एंड देन लिमिटेशंस, फिर चैप्टर फिनिश। ठीक है, एडवांटेजेस में क्या है, मिनिमम वेस्टेज, पहली एडवांटेज। इन्होंने क्या एडवांटेज क्या है इसकी कॉस्ट अकाउंटिंग से, अगर कॉस्ट अकाउंटिंग होती है तो हम मिनिमम वेस्टेज, मतलब मिनिमम होता है कम से कम वेस्टेज करते हैं। द रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड इन देयर बेस्ट वे विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से जो रिसोर्सेज होते हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज्ड होते हैं। ठीक है जी। इसकी वजह से अगर कॉस्ट अकाउंटिंग हो रही है तो हम मिनिमम कम से कम वेस्टेज करते हैं रिसोर्सेज की। ठीक है। सेकंड एडवांटेज की है, क्या है इसकी, कि दूसरी एडवांटेज प्राइस फिक्स हो जाता है। ठीक है, इसको आप अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर सकते हो, मैंने जस्ट हेडिंग्स दे रखी हैं, आप ऐसे एक्सप्लेन आगे आगे करते जाना। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, कि इसमें प्राइस जो है हमारा, एक बार अगर हमने कॉस्ट अकाउंटिंग कर ली तो हमें पता है हमारा सेलिंग प्राइस इतने तक तो हमने बेच ही देना है। ठीक है, इससे कम तो अगर कर ही नहीं सकते तो हम पल्ले से थोड़ा बेचेंगे। ठीक है ना, तो एक फिक्सेशन ऑफ प्राइस हो जाता है। ठीक है। देन थर्ड है चेक द एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट। हमें अकाउंट की एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं थ्रू कॉस्ट ऑडिट, जैसे हम उसमें से फ्रॉड वगैरह बाहर एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो हमें उसकी अकाउंट की एक्यूरेसी पता चल जाती है कि कितनी उसकी एक्यूरेसी है, हैंडल करने की लिमिट है। ठीक है जी। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग या रिड्यूसिंग द कॉस्ट। एडवांटेज ये भी है, इसकी वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग की वजह से हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ये मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि जो उसको हेल्प करती है डिसीजन लेने में। ठीक है, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है जी, ये भी वही हो गया। देन आइडेंटिफाई अनप्रॉफिटेबिलिटी अननेसेसरी एक्टिविटीज़, जो अनप्रॉफिटेबली एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, और जो ज़रूरी नहीं होती, अननेसेसरी होती है, उनको भी ये ढूंढ लेता है कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू, वो भी पता चल जाती हैं, तो हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं। उनको फजूल खर्ची ज़रूर करनी है जिनका रोल ही नहीं है उसमें। ठीक है। देन मेजर द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, जो उसकी एफिशिएंसी है उसको भी मेजर करते हैं, ये भी इसकी एडवांटेज है। हमारी ये एडवांटेज की हेडिंग्स है, आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है जी। हाँ जी गाइज, ये है हमारी लिमिटेशन। फर्स्ट है इसमें हमारी जो ये लिमिटेशन है ये है हाईली एक्सपेंसिव होती हैं। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग को करना हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। ठीक है, जैसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन, इस्टेब्लिशमेंट, कॉस्टिंग सिस्टम, क्वाइट एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है ये। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है सम टाइम मिसलीड रिजल्ट, सम टाइम इसके रिजल्ट्स भी बहुत गलत निकल आते हैं, बिकॉज इट कंसीडर एक्चुअल और एस्टिमेट, क्योंकि ये एक्चुअल फिगर्स और एस्टिमेट फिगर्स दोनों को कंसीडर करता है, तो समटाइम्स इसके रिजल्ट भी गलत निकल आते हैं। ठीक है जी। नॉट सूटेबल टू स्मॉल स्केल बिजनेस, जो स्मॉल छोटे बिजनेसेस होते हैं उनके लिए सूटेबल नहीं होता। ठीक है, बिकॉज इन्वॉल्व ह्यूज एक्सपेंडिचर, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। ठीक है। देन नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ रिकन्सिलेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को रिकनसाइल करने में बहुत प्रॉब्लम आती है इसमें। देखो डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्रॉफिट और फाइनेंशियल प्रॉफिट। ठीक है, हम अब रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इन दोनों की होती है ना, कॉस्ट प्रॉफिट और रिकन्सिलेशन प्रॉफिट को बेसिकली देखना होता है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है जी। देन नेक्स्ट है इग्नोर फाइनेंशियल नेचर आइटम्स, ये जो इग्नोर है फाइनेंशियल नेचर आइटम्स होती हैं उनको इग्नोर करती है कॉस्ट अकाउंटिंग, ये इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है, क्योंकि इनकम टैक्स हो गया, डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट पे हो गया, ये भी चीज़ें तो इन्वॉल्व होती हैं ना, इनको ये इग्नोर करती है। ठीक है जी। द नेक्स्ट है नॉट फॉर ट्रेडिंग कंसर्न, ये ट्रेडिंग व्यापार करने वाले लोगों के लिए नहीं होती। इट ओनली अप्लाई इन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज इंडस्ट्री। ठीक है, ये जो मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट्स उनके लिए होती है, जो प्रोडक्ट को बनाते हैं। ठीक है, जो उनको बेचते हैं उनके लिए नहीं होती है ये। नॉट सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, इफ़ इट ओनली प्रोवाइड बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग नॉट सोल्यूशन, ये सिर्फ डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, उसका प्रॉपर सोल्यूशन नहीं बताती। ये कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं। ठीक है गाइस, इसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है, इसकी थ्योरी। आई होप आपको पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। ठीक है जी, और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए अगर कोई भी प्रॉब्लम होएगी। बाय बाय गाइज़।